नजर रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, जिनको जिनको नौकरी करना है शांत हो जाइए कृपया। आवाज आवाज शांत होइएगा तब ना आवाज जाएगा। आप शांत हो जाइए, आप अपने आसपास के मित्रों को शांत कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों आवाज पहुंचेगी आप तक। तो आ जाइए, मूड को पूरा बायोलॉजी टाइप में लाइए और बताइए कि बायोलॉजी में कहां तक हम पढ़ चुके थे। एस्केलेन, अच्छा 1 मिनट, नोट हमारे सामने में है। कहां तक हुआ था जी? यहां तक हुआ गया था एस्केलेन कायमा। आइए दोस्तों, पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि मानव यानी कि जंतु को ले लें और पौधे को ले लें तो जंतु और पौधे के ऊतकों में कोई समानता नहीं है। और ये एक आश्चर्यजनक बात है कि पौधे और जंतु के ऊतक में कोई समानता नहीं है। आश्चर्यजनक बात इस मायने में था कि दोनों की कोशिकाएं बिल्कुल समान थी, तो फिर ऊतक क्यों नहीं समान होता? तो ऊतक पौधे और जंतु यानी कि मानव या पौधे का ऊतक समान नहीं है, उसमें कोई समानता नहीं है। इसका क्या कारण था? इसका जिक्र हम पिछले क्लास में किए थे। उसके बाद हमने पौधों के ऊतकों के बारे में पढ़ना देखा शुरू किया था और पौधों के ऊतकों के संदर्भ में हमने एस्केलेन कायमा तक पढ़ लिए थे। विभाजन क्षमता के आधार पर पौधे में 2 ही प्रकार के ऊतक थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट को पुनः हम 2 भागों में बांटे थे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसको जटिल अस्थायी ऊतक कहेंगे। और सबसे पहली बात यही समझना है कि इन्हें हम जटिल अस्थायी ऊतक क्यों कहते हैं। तो ये बात भी हम पिछले क्लास में जिक्र किए थे। एक बार पुनः समझिए कि ऊतक में, एक ऊतक में जितने कोशिकाएं मौजूद होती है, एक ऊतक में या एक प्रकार के ऊतक में जितने कोशिकाएं मौजूद होती है, उन सभी कोशिकाओं के आकार और आकृति समान होते हैं। उन सभी कोशिकाओं के कार्य समान होते हैं। अर्थात समान आकार और आकृति एवं समान कार्य करने वाले कोशिका का समूह ही ऊतक बनाता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट एक ऐसा ऊतक है जो ऊतक में जो कोशिकाएं उपस्थित है तो उनके आकृति भी एक दूसरे से भिन्न है और उनके कार्य भी क्या है? अलग अलग। यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक ही टिश्यू में अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं मौजूद है और अलग अलग आकृति के भी कोशिकाएं मौजूद है। यानी कि यह एक ऐसा ऊतक है जो ऊतक के परिभाषा पर खरा नहीं उतरता है। और फिर भी हम ऊतक इसे इसलिए कहते हैं कि अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं जरूर है, लेकिन उनका कार्य एक इकाई के तरह होता है, एक यूनिट की तरह होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको बताए कि जब घर ढलाई होता है तो कोई लेबर बालू लाता है, कोई लेबर सीमेंट डालता है, कोई लेबर वो ढलाई करने वाला जो मसाला तैयार करने वाला जो मशीन होता है उसको चलाता है। सब अलग अलग लेबर काम करते हैं, लेकिन अंत में अगर सभी लेबरों के काम को आप मिला दीजिए तो एक काम संपन्न हो रहा है। क्या? तो घर की ढलाई हो रहा है।
ठीक वही स्थिति है परमानेंट टिश्यू में उपस्थित कोशिकाओं का कि वे अलग अलग कार्य जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कार्य एक इकाई की तरह होता है दोस्तों, इकाई की तरह, इसलिए हम उन्हें ऊतक कह रहे हैं। तो पौधों के जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग आकार एवं आकृति तथा अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक आपका जाइलम और दूसरा फ्लोएम। हालांकि कुछ प्रकार और भी होते हैं, लेकिन वो उतना में हम नहीं जाएंगे। तो मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जाइलम और जाइलम का तो हिंदी नाम इतना गड़बड़ है कि अब कई ऐसे राइटर है जो जाइलम को हिंदी में ही जाइलम लिखते हैं। अब फ्लोएम का हिंदी नाम ठीक है, इसको पोषवाह कहते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें अभी भी हिंदी नाम में दारू और पोषवाह चल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट पब्लिकेशन के राइटर है बड़े बड़े, जैसे पटना साइंस कॉलेज के जितने भी राइटर है हिंदी मीडियम के, सब आप हिंदी में जाइलम को जाइलम लिख रहे हैं, फ्लोएम को फ्लोएम लिख रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है दोस्तों, ये दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो निश्चित ही जाइलम फ्लोएम अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो क्या जाइलम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना है? नहीं, निश्चित ही इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मौजूद है। क्यों? तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक उसी तरह क्या फ्लोएम एक ऊतक है तो क्या इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं मौजूद है? नहीं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मौजूद है। यानी कि अलग अलग आकार एवं आकृति के और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं मिलकर जाइलम बनाते हैं, फ्लोएम बनाते हैं। तो सबसे पहले यही जानना है कि आखिर जाइलम और फ्लोएम में कितने प्रकार के कोशिकाएं हैं। तो आइए सबसे पहले जाइलम ऊतक के बारे में देखते हैं। जाइलम ऊतक में जो है 4 अलग अलग प्रकार के और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं मौजूद है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं मौजूद है। तो जाइलम में कुल कितने प्रकार के कोशिकाएं दोस्तों? 4 प्रकार। 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर जाइलम ऊतक बना हुआ है पौधों का। और ये 4 प्रकार कौन है? तो इसको पहला कोशिका है ट्रेकीड। ट्रेकीड्स, अब हिंदी नाम या इंग्लिश नाम ज्यादा याद रखिए, हालांकि इसको हिंदी में वाहिनिकाएं कहते हैं। वाही दूसरा सेल्स है आपको वेसल्स, दूसरा क्या है? और इसको वाहिकाएं कहते हैं। इसको वाहिनिकाएं और इसको वाहिकाएं, मिलता जुलता हिंदी में नाम है। तो आप याद रखिए ट्रैकीड, वेसल्स, और तीसरा है आपको क्या? जाइलम फाइबर, और चौथा है जाइलम पेरेन्काइमा। ये जाइलम पेरेन्काइमा वही पेरेन्काइमा है दोस्तों जो पेरेन्काइमा आप इससे पहले पढ़े थे। यानी कि पेरेन्काइमा का कार्य के बारे में आप पढ़े थे कि पेरेन्काइमा एक ऐसा ऊतक है जो भोजन को संग्रह रखने का काम मुख्य रूप से करता है। और एक काम पेरेन्काइमा में आज जुड़ गया कि पेरेन्काइमा जाइलम ऊतक को बनाने में भी भाग लेता है। तो जाइलम ऊतक को बनाने में कितने प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है? 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। ट्रेकीड्स, वेसल्स, फाइबर और जाइलम फाइबर। अब दोस्तों ये जो चारों कोशिकाएं हैं इनके आकार, शेप और साइज भी एक दूसरे से भिन्न है और इनके कार्य भी एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। ट्रैकीड्स और वेसल्स का कार्य देखिएगा तो इसका कार्य है जल तथा
खनिज लवण का परिवहन करना। यानी कि जाइलम का जो ये ट्रैकिड और वेसल्स है, दोनों मिलकर ये दोनों कार्यों को यानी कि जल और खनिज लवण का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग संपन्न करवाते हैं। आप जानते होंगे कि जल और खनिज लवणों की प्राप्ति पौधे मिट्टी से करते हैं। कहां से करते हैं? मिट्टी से करते हैं। और मिट्टी से सबसे पहले जल और खनिज लवण ग्रहण पौधा का जड़ करता है, जबकि इन दोनों की जरूरत पत्तियों तक होता है। कौन तक होता है? तो पौधे में जल और खनिज लवणों का परिवहन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अवशोषित एक ही जगह से किया जाता है, जबकि यूज सभी भागों में होना है। तो परिवहन तो जरूरी है, ट्रांसपोर्टिंग जरूरी है, और ये ट्रांसपोर्टिंग का काम जाइलम का ट्रैकिड और वेसल्स मिलकर संपन्न कराते हैं। और ये जो फाइबर है दोस्तों, इसका काम होता है जाइलम उत्तक को मजबूत बनाना। क्योंकि इससे पहले आप जो उत्तक के बारे में पढ़े थे, वो सब उत्तक किसी खास खास जगह पर थे, सभी जगह पर थे। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, ये समस्त पौधा में बिखरे पड़े रहते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम उत्तक पौधा के जड़ों से लेकर पत्तियों के अंतिम सिरों तक फैला होता है। जाइलम भी, और ये नहीं कि ये वृद्धि वाले क्षेत्र में रहते हैं, ये उत्तक हरे वाले क्षेत्र में नहीं। जाइलम और फ्लोएम पूरे पौधे में रहते हैं, और जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ पूरे पौधे में जड़ से लेकर पत्ती के अंतिम सिरे तक फैला होता है। ठीक जिस तरह घरों में नल का वायरिंग होता है और बिजली का वायरिंग होता है, पूरे कोने कोने में लाल और बिजली का वायरिंग बिछा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? ठीक वही बात जाइलम और फ्लोएम का है। जाइलम और फ्लोएम पौधा के किसी निश्चित क्षेत्र में नहीं दोस्तों, बल्कि पूरे पौधे में फैले रहते हैं। तो ट्रैकिड और वेसल्स कोशिकाएं जो है दोस्तों, इनका काम होता है जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। इनका काम क्या होता है? जल और खनिज लवणों का परिवहन करना, जबकि फाइबर का काम होता है मजबूती प्रदान करना, मजबूत बनाकर रखना कोशिका जाइलम उत्तक को। और पेरेन्काइमा का जो काम था वही काम यहां पर भी है, वही काम यहां पर भी है। यानी भोजन का क्या करना? संग्रह करना, कि इन सब कोशिकाओं को पोषण मिलता रहे। और इन सब कोशिकाओं को पोषण मिलना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि इस कोशिका में ये जो पहला कोशिका देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, ये पहला से लेकर तीसरा सारा का सारा क्या है? मृत कोशिका है। यानी कि ट्रैकिड मृत कोशिका है, वेसल्स मृत कोशिका है, फाइबर मृत कोशिका है, लेकिन पेरेन्काइमा, क्योंकि ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेरेन्काइमा कैसा कोशिका? जीवित कोशिका है। अब मृत कोशिका जीवित कोशिका में क्या अंतर है आपको हम बता चुके हैं। कोशिका के अंदर जीव द्रव मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है? जीव द्रव। और कोशिका का जीव द्रव अगर सूख गया तो कोशिका मृत हो गया, कोशिका मृत हो गया। कोशिका के अंदर जीव द्रव है, मौजूद है, तो मतलब कोशिका जिंदा है। यानी कि कोशिका मृत और जिंदा उसके जीव द्रव के आधार पर तय होता है। अगर कोशिका के अंदर जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म है, तो कोशिका जिंदा है, प्रोटोप्लाज्म निकल गया या सूख गया तो कोशिका क्या हो गया? तो ये तीनों ही कोशिका मृत कोशिका है। अब आपको शंका होगा कि ये तीनों कोशिका मृत कोशिका है, तो ये परिवहन कैसे संपन्न करा रहा है दोस्तों? तो परिवहन संपन्न कराने में एक और चीज का योगदान है, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, जो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा इसमें जल का ट्रांसफर होता है नीचे से ऊपर की ओर, इसलिए मृत कोशिकाओं से ही परिवहन संभव हो पाता है। तो जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है?
4 कोशिका में, 4 कोशिका में 3 कोशिकाएं क्या होती है, यानी जाइलम में जीवित कोशिका मात्र कितना है, और वो है जाइलम पेरेन्काइमा। इन 4 कोशिकाओं के कार्य अलग अलग है, इन दोनों का कार्य थोड़ा समान है लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। तो ये दोनों मिलकर जल और खनिज लवणों का परिवहन करवाते हैं। फाइबर का काम है जाइलम को मजबूती प्रदान करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, और जाइलम पेरेन्काइमा है भोजन का संग्रह करना ताकि अन्न को पोषण मिलता रहे। क्या केमिकल सपोर्ट, हाँ तो मैकेनिकल सपोर्ट इससे भी मिलता है, ठीक है। मुख्य रूप से मैकेनिकल सपोर्ट किससे मिलता है, फाइबर से ही मिलता है, ठीक है। इसका और कोई काम नहीं, इसका काम है बांध कर रखना सबको, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, फाइबर पड़ा है। कोई दिक्कत दोस्तों, समझ गए ना। अब आइए जाइलम के कार्यों को थोड़ा और देखते हैं कि जाइलम ऊतक क्या कार्य संपन्न करवाते हैं। एक कार्य जाइलम का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये तो पूरा पौधा में फैला हुआ है और इसमें कौन कोशिकाएं हैं, फाइबर कोशिकाएं हैं। यानी कि जाइलम अगर पूरे पौधे में फैले हुए तो फाइबर सेल पूरे पौधे में फैले हुए। तो जाइलम का एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये होता है कि ये पौधे को अंदर से मजबूत बनाते हैं, अंदर से। इससे पहले एक स्क्लेरेन्काइमा के बारे में आप पढ़े थे। स्क्लेरेन्काइमा का भी काम है मजबूत बनाना, लेकिन वे पौधे के समस्त भागों में फैले नहीं थे जैसे आपको जाइलम फैला रहता है। तो आप बड़े बड़े वृक्षों को जो मजबूत देखते हैं पूरा, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, जाइलम ऊतक का होता है। इसलिए वो अंदर से पूरे मजबूत होते हैं। लेकिन ये काम जो है जाइलम का, यानी कि पौधे को मजबूती देना, वो भी भीतरी भागों से, ये जाइलम का मुख्य कार्य नहीं है। जाइलम का मुख्य कार्य है जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण का क्या करना, परिवहन करना। और दोस्तों पौधे को टोटल 17 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। पौधों को एक स्वस्थ जिंदगी जीवित रहने के लिए टोटल कितने मिनरल्स यानी खनिज लवण की आवश्यकता है, 17। और 17 में से 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पौधा कहां से ग्रहण कर लेते हैं, वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। 17 पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पौधा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। बच गया कितना, ये कहां से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से। यानी कि पौधे जल एवं अधिकांश खनिज लवणों की प्राप्ति कहां से करते हैं, मिट्टी से। अगर आप बिना मिट्टी का भी पौधे को ये 14 पोषक तत्व और क्या देते रहेंगे तो उन्हें मिट्टी की कोई आवश्यकता। और इसी तकनीक का उपयोग करके एक नई तकनीक विकसित हुई है जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी आधुनिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है जिसमें फसलों को या फिर अन्य किसी पौधे को बिना मिट्टी का ही उगा दिया जाता है। बस उसे हमें मिट्टी से जो वो प्राप्त करते हैं 14 पोषक तत्व और कौन, जल, वो उसको देते रहना, उसे कोई मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब आप बड़े बड़े वृक्षों की बात करिएगा तो निश्चित तौर पर उसको खड़े रहने के लिए मिट्टी की जरूरत है। बड़े बड़े वृक्षों को निश्चित ही हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाया नहीं जा सकता है, लेकिन फसली पौधे, सब्जी वाले पौधे, इन सबको हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाया जाता है। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है आप समझ गए कि नहीं समझ गए। तो जल और खनिज लवणों का परिवहन जो पौधे में होता है किस ऊतक के द्वारा होता है, और जाइलम के किस कोशिकाओं के द्वारा होता है, ट्रैकिड्स। और याद ये रखना है कि जाइलम जो है परिवहन का काम केवल एक दिशा में करते हैं और वो दिशा होती है जड़ से तना, तना से पत्ती।
जाइलम परिवहन का काम केवल एक ही दिशा में कर सकते हैं। आप जो कहिएगा कि जड़ से पानी लेकर जाइलम तनों तक आया, तनों से पत्ती तक आया, अब कहिएगा कि पत्ती से फिर तनों तक आ जाएगा, फिर जड़ तक, ऐसा संभव नहीं है। यानी जाइलम तो परिवहन का कार्य करते हैं, लेकिन जाइलम के द्वारा परिवहन का कार्य केवल कितने दिशा में? केवल एक दिशा में हो सकता है, और वो दिशा किधर से किधर है? क्या इसके विपरीत जाइलम जल का परिवहन कर सकते हैं? खनिज लवणों का परिवहन कर सकते हैं? नहीं। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ गए ना? जाइलम में कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार पुनः आ जाइए कि जाइलम ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, अर्थात ये अलग अलग आकार एवं आकृति के कोशिकाओं से निर्मित है। इसके निर्माण में एक प्रकार की कोशिका भाग नहीं लिया है। जाइलम के निर्माण में कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं भाग लेते हैं? 4 प्रकार के, और ये 4 कोशिकाएं ट्रैकिड, वेसल्स, फाइबर और पेरेन्काइमा। जाइलम के निर्माण में जो 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं, उनमें 3 कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। जीवित मात्र कितना होता है? 1 होता है। तो आप कह सकते हैं कि जाइलम का अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, मात्र 1 कोशिकाएं 4 में जीवित होती है। जाइलम के इन 4 कोशिकाओं का कार्य हम देखें तो ट्रैकिड और वेसल्स 2 चीजों के परिवहन संपन्न करवाते हैं, जल और। जाइलम फाइबर का काम है मजबूती प्रदान करना, जबकि पेरेन्काइमा का काम है भोजन का क्या करना? संग्रह करना। पेरेन्काइमा का काम क्या है? भोजन का संग्रह करना। कोई दिक्कत है दोस्तों? जाइलम परिवहन का काम करते हैं 2 चीजों का, जल का भी और खनिज लवण का, यानी मिनरल्स का भी। लेकिन जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन तो कर सकते हैं, लेकिन केवल एक दिशा में कर सकते हैं, और वो दिशा होती है जड़ से तना, तना से। कोई दिक्कत? अब औकात नहीं है किसी एग्जाम को जाइलम पूछ देगा अपने बनाइएगा, जाइलम बनेगा ही बनेगा। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लास में दोस्तों सिर्फ समझने पर फोकस करना है, सिर्फ समझने पर। क्योंकि बहुत लड़का होता है क्वेश्चन ये पूछ देगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ देगा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन वही पूछेगा जो लास्ट में करवाएंगे आपको। इसीलिए समझने पर पूरा फोकस करना है। और समझने पर दोस्तों इतना भी फोकस नहीं करना है कि हमारे समझ से ही बाहर हो जाए। क्या बहुत को लगता है कि हम बहुत जानकार हैं, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हम भी बायोलॉजी का बहुत कम भाग ही जानते हैं। निश्चित तौर पर ज्यादा जानते तो हम मेडिकल वाले को पढ़ाते खाए यहाँ आते हैं। क्या तो होता है कि बहुत लड़का टेस्ट करते रहता है हम कितना जानते हैं। अरे भाई हम जानकार रहते तो नौकरी कर लेते हैं। क्या तो जानकारी हमें भी उतनी नहीं है, और किसी भी तरह की जानकारी आप कहीं पर फंस गए हैं तो उसको आप भेज दीजिएगा। अगर इस क्लास में हम जवाब ना दे पाए तो निश्चित रूप से अगले क्लास में हम उसको क्लियर करेंगे। इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि ये पूछेंगे अगर इसका उत्तर नहीं आएगा तो क्या होगा, उत्तर नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा, अगले दिन उत्तर आएगा। आइए दोस्तों फ्लोएम पर आते हैं। फ्लोएम ऊतक जो है ये भी जाइलम के तरह कितने प्रकार के कोशिका से? 4 प्रकार की कोशिका से। जाइलम भी 4 कोशिका से, फ्लोएम भी 4 कोशिका से। अब जाइलम के फ्लोएम के निर्माण में कौन कौन कोशिका भाग लेते हैं? सीवी ट्यूब। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चालनी नलिका। एक बार तो यही कोशिका को लेकर सवाल आया हुआ कि चालनी नलिका किस ऊतक में पाए जाते हैं? फ्लोएम में पाए जाते हैं। चालनी नलिका किस ऊतक में पाए जाते हैं? फ्लोएम में पाए जाते हैं। यही सवाल आया हुआ था। दूसरा कोशिका है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल यानी कि इसको सह कोशिका या कहीं कहीं सहचर कोशिका भी देखने को मिलता है। अब तीसरा वही सेल है जो आपको फ्लोएम में था। ठीक है, यानी जाइलम ने ये फ्लोएम है तो इसको क्या करिए
फ्लोएम फाइबर, और चौथा आपको क्या हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में दो दो कोशिकाएं समान है, दो दो कोशिकाएं असमान है। जैसे फाइबर और पेरेन्काइमा, ये फाइबर वही फाइबर है जाइलम वाला, बस ये फ्लोएम का निर्माण कैसे, लिए इसका नाम क्या पड़ गया है। बाकी इसकी कार्य, प्रकृति, आकार, प्रकार सब सेम है जो जाइलम का था। यानी कि जाइलम और फ्लोएम में दोस्तों दो दो कोशिकाएं समान है और दो दो कोशिकाएं आसान है। या जैसे ट्रैकिड और बेसल जाइलम में था, फ्लोएम में नहीं है। सीवी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल फ्लोएम में है, जाइलम में नहीं। जबकि फाइबर और पेरेन्काइमा जाइलम के भी निर्माण में भाग लेते हैं। और क्लियर है, बात समझ गए। अब इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम है इसमें सीवी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, भोजन का परिवहन। किसका परिवहन, भोजन का परिवहन। जिस तरह से पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन होना जरूरी था, उसी तरह भोजन का परिवहन होना भी जरूरी है, क्योंकि भोजन का निर्माण मुख्य रूप से पौधे के पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन पौधे के सभी भागों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो भोजन को प्रकाश संश्लेषण वाले भाग से उन भागों तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है जहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होते। एग्जाम्पल जर। और आपको इससे पिछले एग्जाम में बताए थे कि पौधे जितने भोजन बनाते हैं उसका 10% भी वो अपने लिए यूज नहीं करते। अधिकांश भोजन उनके कोशिकाओं में भिन्न भिन्न जगह पर स्टोर रहता है, और खासकर सेल के ल्यूकोप्लास्ट में, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्णी लगब में स्टोर होता है भोजन। वैसे पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो है वो भी स्टोर करने का काम, यानी पेरेन्काइमा टिश्यू का सेल्स है वो भी भोजन को स्टोर करने का काम करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर पौधे में भोजन का परिवहन रोक दिया जाए तो पौधे जीवित नहीं रह सकता है। क्यों, तो भोजन का परिवहन भोजन का निर्माण पौधे के समस्त भागों में नहीं होता है, केवल हरे भागों में होता है, क्योंकि हरे भागों में ही क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। तो पौधे में भोजन का परिवहन एक भाग से दूसरे भाग, खासकर प्रकाश संश्लेषण वाले भाग से बिना प्रकाश संश्लेषण होने वाले भाग में पहुंचना अत्यंत जरूरी है। और यह काम कौन करता है, किसके द्वारा करता है, सीवी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के द्वारा करता है। सीवी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के द्वारा करता है। अब बस यही इसका काम है। फाइबर का काम क्या है, मजबूती प्रदान करना। अब पेरेन्काइमा का क्या काम है, भोजन को संग्रह करना। भोजन का संग्रह करना क्यों, तो पोषण देने के लिए। वैसे भी भोजन बहुत ज्यादा है तो स्टोर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि जाइलम के द्वारा जो जल और परिवहन, जल और खनिज लवणों का परिवहन होता था, उससे थोड़ा भिन्न है फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन क्या भिन्न है दोस्तों, कि फ्लोएम पत्ती से भोजन को कहां तक ला सकते हैं, जड़ तक। अब पुनः जड़ से कहां तक ले जा सकते हैं, पत्ती तक, तना तक ले जा सकते हैं। यानी कि फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन सभी संभव दिशाओं में और खासकर दोनों दिशाओं में हो सकता है। आप देखे होंगे कभी कभी पूरा पत्ता झड़ जाता है लेकिन पौधा जीवित रहता है। क्यों, उस स्थिति में संग्रहित जो जड़ के ल्यूकोप्लास्ट में भोजन संग्रह है उसको फ्लोएम पुनः कहां लेने, ऊपर लेकर चलने लगता है। और भोजन की कमी तो होती नहीं, क्योंकि 90% से भी अधिक भोजन स्टोर ही रहता है पौधा का। यानी कि फ्लोएम के द्वारा भोजन पत्ती से तना जड़ तक और जड़ से तना पत्ती तक दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन जाइलम में परिवहन दोनों दिशा में जा नहीं सकता है। तो फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होता है भोजन का, और
और जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है जल और खनिज लवण का, इसमें अंतर यह है कि जाइलम का परिवहन एक दिशा में है जबकि फ्लोएम का परिवहन सभी दिशाओं में है या दोनों दिशाओं में है। और एक अंतर दोस्तों और आप देख सकते हैं कि इन दोनों में है कि अब जब फ्लोएम के इन चारों कोशिकाओं को देखिएगा तो चारों कोशिका में ये और ये तीन कोशिकाएं जीवित होता है, मृत केवल कौन है? यानी फ्लोएम के सीवी ट्यूब्स कंपेनियन सेल पेरेन्काइमा जीवित है जबकि एक ही मात्र मृत कोशिकाएं है फाइबर। यानी जाइलम का 3 मृत था, 1 जिंदा था, फ्लोएम का 3 जिंदा है, 1 मृत है। यानी फ्लोएम का अधिकांश कोशिकाएं क्या है? जीवित है, मात्र एक ही कोशिकाएं क्या है? मृत है, मात्र एक ही कोशिकाएं क्या है? मृत है। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान देना है यहां पर कि पौधे में जो खाना बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है वो किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। लेकिन ग्लूकोज बन करके पुनः परिवर्तित हो जाता है सुक्रोज में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो भोजन का परिवहन जो होता है यानी कि फ्लोएम के द्वारा ग्लूकोज का परिवहन ना होकर किसका होता है? सुक्रोज का होता है। भोजन का परिवहन पौधे में सुक्रोज के द्वारा होता है। जबकि भोजन पहुंच जाने के बाद अगर स्टोर का बात करिएगा तो स्टोर किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? हाँ, तो पौधे में भोजन के 3 स्वरूप हैं। पौधे में बनता क्या है? ग्लूकोज बनकर तुरंत बदलता किसमें है? और फ्लोएम के द्वारा भोजन किस रूप में परिवर्तित होता है? परिवहन के बाद जब भोजन स्टोर होता है तो सुक्रोज क्या बन जाता है? यानी पौधे में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? पौधे में भोजन बनता किस रूप में? या प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन किस रूप में बनते हैं? पौधे में भोजन सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा और स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए ना? जाइलम और फ्लोएम के अंतर को समझे। पहले जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग कार्य और अलग अलग आकार और आकृति के कोशिकाओं से निर्मित है। और आकार और आकृति पर हम चर्चा नहीं किए कि चारों कोशिका का आकार आकृति क्या है, तो उसको उतना डिटेल में जाना नहीं है। तो 4 प्रकार के कोशिका से जाइलम भी निर्मित है और 4 प्रकार की कोशिका से फ्लोएम भी निर्मित है। जाइलम का अधिकांश कोशिकाएं मृत है, मात्र एक ही कोशिकाएं, जबकि फ्लोएम का अधिकांश कोशिकाएं जीवित है और एकमात्र कोशिकाएं मृत है। जाइलम भी परिवहन का कार्य करते हैं और फ्लोएम भी, लेकिन दोनों के परिवहन अलग अलग और अलग अलग पदार्थों का होता है। यह नहीं कि जाइलम मर गया तो फ्लोएम भी जल पहुंचाने का कार्य करने लगेगा, नहीं। हमेशा जल या खनिज लवण का परिवहन जाइलम के द्वारा होगा और उसकी दिशा केवल एक होगी, जड़ से तना पत्ती की ओर। जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन किस रूप में करते हैं? और फ्लोएम भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में या फिर दोनों दिशाओं में कर सकता है। तो क्लियर हो गया बात? तो पौधे में कुल मिलाकर मेरी एस्टिमेटिक 3 टाइप का हुआ, सिंपल परमानेंट 3 टाइप का 3 6, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट 2 टाइप का यानी 6 2 8 प्रकार के उत्तक, जिसमें एपिकल का काम था पौधे के लंबाई को बढ़ाना, लेटरल का काम था पौधे का मोटाई बढ़ाना, इंटरसेलरी का कोई विशेष कार्य, पेरेन्काइमा का काम था भोजन को संग्रह करना, कोलेनकाइमा का काम था लचीलापन प्रदान करना, एस्केलेनकाइमा का काम था मजबूत करना, जाइलम का काम है जल और खनिज लवणों का परिवहन करना, फ्लोएम का काम है भोजन का। तो कुल मिलाकर आप अगर देखिए तो पौधे में कुल 3 3 6 2
8 प्रकार के ऊतक होते हैं, लेकिन इस 8 प्रकार के ऊतक के अलावे, इस 8 प्रकार के ऊतक के अलावे पौधे में कुछ और ऊतक होते हैं जो पौधों को सुरक्षा देने का काम करते हैं। और ऐसे ऊतक जो पौधों को सुरक्षा देने का काम करते हैं उसे प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और प्रोटेक्टिव टिश्यू में जो सबसे पहला आता है दोस्तों वो है एपिडर्मिस। इसको हिंदी में बाह्य परत कहते हैं, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या है इसको आप ध्यान से समझिए कि वैसे अंग्रेजी डिक्शनरी में ईपी का मतलब ही होता है ऊपर। जहां भी ईपी लगा हुआ है समझिए ऊपर का ही बात कर रहा है। एपिडर्मिस पौधे के बाह्य परत को ही क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। बाह्य परत ये मृत कोशिका और जीवित दोनों ही प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो एपिडर्मिस क्या है? ये अलग प्रकार के एक ऊतक ही है दोस्तों, ये अलग प्रकार का एक ऊतक ही है। एपिडर्मिस के विभिन्न भागों में मृत कोशिकाएं भी मौजूद होते हैं और जीवित कोशिकाएं भी मौजूद होते हैं। मृत कोशिकाएं भी मौजूद होते हैं और जीवित कोशिकाएं भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं दोस्तों। और एपिडर्मिस का जो बाह्य परत है, तो इस बाह्य परत जो है पौधे को किस प्रकार सुरक्षा देंगे? तो पौधे को जिस भी चीजों से खतरा है उससे सुरक्षा देंगे। पौधे को बाहरी संक्रमण से बचाएंगे कि बाहर फंगीसाइड का संक्रमण न लगे। पशु पक्षियों से सुरक्षा देते हैं। अब पशु पक्षी छोड़िए, खुद मानवों से सुरक्षा देते। नहीं तो आदमी की प्रवृत्ति होता है, जा रहा बगल में पेड़ हम मार दिया 2 लात क्या। अब फूल का पेड़ है तो बिना तोड़ लिए तो घसकेगा नहीं क्या। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अगर आप गांव के माहौल को देख लीजिए तो इन सब चीजों से बाहर से कभी फूल तोड़ते वक्त इतना जोर से खींच दिए कि पौधा का बाह्य परत उखड़ गया, लेकिन पौधा जीवित है। क्यों जीवित है? कि एपिडर्मिस ने बचा लिया उसको। तो एपिडर्मिस जो पौधा के बाहरी परत होते हैं उसका काम होते हैं पौधों को बाहर से जितने भी खतरा है उससे बचाना। और ये कोई ऊतक नहीं, अभी जो 8 प्रकार के प्रयोग सबसे भिन्न ऊतक है। यह कई पर जीवित कई पर मृत कोशिका है। उसके बाद ये पौधों को जल हानि से बचाता है। किससे बचाता है? जल हानि से बचाता है। पौधों में वृद्धि काफी तेज होती है, यानी कि जंतुओं की तुलना में वृद्धि काफी तेज होती है। और ज्यादा तेज वृद्धि होने के लिए ज्यादा तेजी से कोशिका विभाजन होना जरूरी है। और ज्यादा कोशिका विभाजन होने के लिए कोशिका में पर्याप्त कोशिका द्रव होना जरूरी है। और पर्याप्त कोशिका द्रव कोशिका में मौजूद रहे इसके लिए जल की मात्रा अधिक होना हमेशा जरूरी है। क्योंकि कोशिका द्रव या जीव द्रव की बात करिएगा 80% भाग किससे बना होता है? अगर बहुत ज्यादा जल निकल जाएगा पौधे के शरीर से तो कोशिका द्रव की भारी कमी हो जाएगी, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पौधे मर जाएगी। तो एपिडर्मिस मतलब बाह्य परत, पौधे के बाह्य परत जिसमें छाल नहीं आता है, यानी कि बाहर में छाल रहते हैं उसी को आप एपिडर्मिस बोलते नहीं। छाल के नीचे छाल को एक दूसरा परत हम कहेंगे भी तुरंत। तो एपिडर्मिस जो है पौधे के बाह्य परत है। ये पौधे को कवक संक्रमण से बचाते हैं, ये पौधे को पशु पक्षी और मनुष्य के आघातों से बचाते हैं, और ये पौधे को जल हानि से बचाते हैं। और मरुस्थलीय पौधे का जो एपिडर्मिस होता है आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें एक खास पदार्थ होता है क्या। और मरुस्थलीय पौधे के
इपिडर्मिस यानी कि बाह्य परत में जो क्यूटीन नामक पदार्थ होते हैं, इसका काम होता है कि जल को पौधे के शरीर से बाहर नहीं निकलने देना। जल हानि मतलब जल का बाहर निकलना, वही हुआ जल हानि। कहिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक मिनट थोड़ा ऑनलाइन वाले को भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक डेथ सेल कैसे वर्क करता है। एक डेथ सेल कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है? तो काम कुछ नहीं करता है। डेथ सेल के अंदर कोई काम नहीं होता, उसके अंदर न राइबोसोम होते हैं, न कुछ काम नहीं करती है। जाइलम में अधिकांश कोशिकाएं डेथ थे। इस तरह मान लीजिए कि ये डेथ कोशिकाओं का इस तरह से ये अंबार लगा हुआ है। ये कोशिका के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन एक पथ तो बना दिया ना मृत कोशिका है। इस रास्ते से हम किसी को तो ले जा सकते हैं ना ऊपर है। तो जाइलम में यही होता है कि सारा कोशिकाएं मृत है, वो कोशिकाएं खुद कुछ नहीं कार्य कर रही, यानी कुछ का निर्माण नहीं कर रहा है। बस एक पथ बन गया है जिससे जल ऊपर जा रहा है, और जल ऊपर भी जा रहा है किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस के द्वारा पहुंच रहा, न कि इन कोशिकाओं के कार्य के बदौलत पहुंच रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि मृत कोशिका कैसे फंक्शन करती? कोई फंक्शन नहीं करता मृत कोशिका। मृत कोशिका में जीव द्रव ही नहीं है, तो वो क्या फंक्शन करेगा? क्या मृत कोशिका का राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण कर पाएगा? नहीं। क्या मृत कोशिका का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का संश्लेषण करेगा? नहीं। कोई ऑर्गेनल कोई कार्य नहीं करेगा। बस वो जमा है तो पौधा को मजबूती मिल जाती है उस मृत कोशिकाओं से। मृत कोशिका एक पर एक जमा हो गया तो एक पथ बन गया, जिस पथ पर परासरण विधि से हम क्या कर दिए? पानी को पहुंचा दिए। क्लियर है बात? समझ गए ना? तो मरुस्थलीय पौधा का जो क्यूटीन होता है, ये जल हानि से बचाता है मरुस्थलीय पौधा को। जल हानि मतलब पौधे से जल का बाहर निकलना। और पौधों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन का। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और मरुस्थल में पानी की बहुत कमी होती है। अगर मरुस्थलीय पौधे में स्थलीय पौधे की तरह वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा तो मरुस्थलीय पौधे मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित नहीं रहेगा, वो सूख जाएगा। तो मरुस्थलीय पौधे में होता क्या कि एपिडर्मिस यानी कि बाह्य परत में क्यूटीन नामक पदार्थ होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को धीमे से भी धीमा कर देता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को धीमे से धीमे कर देता है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए ना बात को? तो एपिडर्मिस क्या है? तो याद रखना है कि बाह्य परत जिसमें छाल के निचला परत शामिल है। सबसे बाहर में अगर आप पौधे को देखिएगा तो आपको छाल नजर आएगा। वो छाल को हम एपिडर्मिस में नहीं रखते। छाल के नीचे के परत एपिडर्मिस है। इपी का मतलब ही होता है ऊपर, तो पौधे के ऊपर में जो परत है वही एपिडर्मिस है। कोई दिक्कत नहीं ना? पौधे के प्रोटेक्टिव टिश्यू में एक और नाम आता है, और वो क्या है? कॉर्क सेल। कॉर्क सेल क्या है इसको आप समझिए। आपने लेटरल मेरी एस्टिमिटी के बारे में पढ़ लिया है ना? लेटरल मेरी एस्टिमेटिक यानी पार्श विभाजोतकी के बारे में पढ़ लिए हैं। इसका काम क्या है दोस्तों?
मोटाई बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना। तो पार्श्व विभाजक की जो वृद्धि करने वाले भाग के साइड में बगल में रहते, वो पौधे की मोटाई बढ़ाते रहते, मोटाई बढ़ाते रहते, मोटाई बढ़ाते रहते। और मोटाई बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है पार्श्व विभाजक का कि उनकी कोशिकाएं मृत हो जाती। मोटाई बढ़ाते 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 कोशिकाएं क्या हो जाती है, और वही मृत कोशिकाएं बदल जाती है किसमें, कौर। यानी कि कॉर्क, इसको साधारण अर्थों में हम पेड़ की छाल कहते हैं। पेड़ की छाल को ही हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। और इसका निर्माण किससे होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक से। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक से निर्माण तब होता है कॉर्क का, जब इनके कोशिकाएं क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। मोटाई बढ़ाते बढ़ाते कुछ समय के बाद जब मृत हो जाती है इनकी कोशिकाएं, तो यहीं बदल जाती है किसमें, कॉर्क। अब तो ये तो एपिडर्मिस के भी ऊपर में है, ये तो और ज्यादा सुरक्षा देता है। और ये कॉर्क किस प्रकार से सुरक्षा देता है, तो आप समझिए कि कॉर्क में एक बहुत महत्वपूर्ण ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस सुबेरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अब तक 3 इंपोर्टेंट नाम बता चुके हैं। एक एस्केलेरन कायमा में लिग्निन, एक मरुस्थलीय पौधे जेरोफाइट के एपिडर्मिस में क्यूटीन, और अब आ गया है सुबेरीन। और तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जो केमिकल फार्मूला है काफी जटिल है, लंबे लंबे, इसलिए इसका आप नाम सिर्फ याद रखिए। सुबेरीन कहां पाया जाता है, कॉर्क कोशिका किससे बनता है, लेटरल का क्या काम है। यानी एक बात तो क्लियर है, कॉर्क अर्थात पेड़ों का छाल तबे बनेगा जब पौधा का क्या बढ़ेगा। यानी अगर मोटाई पौधा का नहीं बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे पौधे में छाल का निर्माण अर्थात कॉर्क का निर्माण संभव है, क्योंकि इन कॉर्क या पेड़ के छालों का निर्माण लेटरल मेरिस्टेमेटिक के द्वारा होता है। और इस कॉर्क में सुबेरीन नामक पदार्थ होते हैं, और सुबेरीन के आ जाने से, कॉर्क में सुबेरीन की उपस्थिति से 2 महत्वपूर्ण गुण आ जाते हैं कॉर्क में। एक कि कॉर्क से होकर ना तो जल और हवा अंदर जा पाता है, यानी जल और हवा के लिए यह प्रतिरोधी मार्ग बन जाता है। कॉर्क से होकर जल और हवा कहिएगा पौधे के भीतर प्रवेश कर जाएगा, बिल्कुल नहीं। और ये ना सिर्फ जल और हवा प्रतिरोधी होता है सुबेरीन के कारण, बल्कि अग्नि प्रतिरोधी भी होता है। यानी कॉर्क में जल्दी आग भी नहीं लग पकड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े जंगलों में जब आग लगता है, देखिएगा छोटे छोटे झाड़ी वाले पौधे जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े वृक्ष बचे रह जाते हैं। किसके बदौलत बचे रह जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, छाल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो कॉर्क का निर्माण किससे हुआ, लेटरल मेरिस्टेमेटिक कॉर्क का निर्माण कब करेंगे, जब इनके कोशिकाएं, इसका मतलब कॉर्क का भी कोशिका क्या था, मृत था। सुबेरीन नामक पदार्थ किसमें, कॉर्क हवा प्रतिरोधी, अग्नि प्रतिरोधी, वायु प्रतिरोधी, यानी कि आग नहीं लगेगा जल्दी इसमें, हवा प्रवेश नहीं करेगा, इससे होकर जल प्रवेश नहीं करेगा। और कुछ कुछ पौधों के कॉर्क यानी कि छाल इतने स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ कुछ पौधे के छाल इतने स्टैंडर्ड होते हैं कि उनसे भिन्न भिन्न तरह के सामान बनाए जाते हैं, खासकर खेलों के सामान। सभी पौधे के छाल उतने उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पौधे के कॉर्क काफी उपयोगी होते हैं, उनसे खेलों के सामान बनाए जाते हैं, उससे बोतल बंद करने वाले उपकरण तैयार किए जाते हैं। समझ गए कॉर्क, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज पौधे के बारे में और पढ़ना है, वो है एनुअल रिंग्स।
वार्षिक वलय। वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। वैसे नाम से ही स्पष्ट है कि काम क्या है। एक तो वलय का मतलब आप जानते ही हैं, वृत्त देखे है ना, सकेंद्री वृत्त देखे है ना, यही क्या है, वलय। इसी को ना वलय कहते हैं। तो जो वलय की परिभाषा आप मैथ में पढ़े हैं, वही परिभाषा यहां भी फिट हो रहा है। यानी कोई स्पेशल वलय नहीं है। तो वार्षिक वलय क्या है, इसको समझिए आप। एक तो ये वलय है, और वार्षिक वलय का मतलब होता है एक साल में कितने वलय, एक वलय। तो वार्षिक वलय क्या है और कैसे बनता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। होता क्या है कि सालों भर मौसम समान नहीं रहती है। कभी शीत ऋतु तो कभी बसंत को ले लेते हैं। ये ज्यादा सुटेबल रहेगा पौधों के संदर्भ में। और भी कई ऋतु होते हैं, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु। ऋतु 6 है ना, लगता याद नहीं है, याद कर लीजिएगा क्या। वैसे टेंशन नहीं लीजिए, हमको खुद भी याद नहीं है वो हिंदी वाला जो है। तो हम भी सोचे हैं इस सैटरडे याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत चीज जानते हैं, आपको पता रहेगा कि आप नहीं जानते, आपको पता है, लेकिन आप उसको याद करने से हिचकिचाते रहते हैं। आपको लगता है कि ये सब परीक्षा में नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भ्रम होता है, कोई चीज आपको नहीं याद है ना, तो उसके बारे में पॉजिटिव माइंड ये सेट कर जाएगा कि ये पूछ भी नहीं करेगा। इन चीजों से बचना है दोस्तों। एक तो दोस्तों हम लोग इस स्थिति में हैं कि इस उम्र में भी पढ़ने का मौका मिला है, क्योंकि सबसे गरीब राज्य है बिहार, सबको यह मौका नहीं मिलता है जिस जो मौका आपको मिला है। तो क्यों ना इसको भरपूर तरीके से लाभ उठाया जाए। और मार्केट में मोटिवेटर का एक गैंग चलता है। वो गैंग जो है बार बार आपको कहेगा मजे से पढ़िए, ठीक है। इतना कभी कभी तो किसी को इतना मोटिवेट मारता है, वो कहता है कि अब हम सीधे आईएएस बनेंगे, उससे नीचा बनेंगे नहीं। उसके बाद मोटिवेटर का पता चलता है कि एसएससी निकला। तो एक चीज और है, मोटिवेटर के गैंग से बचना है। परीक्षा निकालने का एकमात्र रास्ता है पढ़ना, मेहनत करना, कोई दूसरा रास्ते नहीं है। अब बहुत नौकरी जिसको हो गया है, वो लड़का सब भी माहौल को खराब करते रहता है। जिसको नौकरी होता है एकदम उसके बाद ज्ञान दे ले फिरेगा, सही बात नहीं बताएगा कि पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, नौकरी हो जाएगा। तो एक बात देखना है कि मोटिवेटर के गैंग में नहीं फंसना है, और जो चीज याद नहीं है उसके बारे में ये नहीं बना लेना है कि ये कुछ भी नहीं करेगा। याद कर लेना है, याद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। वैसे सिलेबस का चीज है, पूछिए देगा तो आप क्या कह दीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, बोर्ड का कुछ कर लीजिएगा नहीं। तो ऋतु अगर याद नहीं है तो आज ही रात याद कर लीजिएगा। इसलिए हम इतना भाषण दिए। आ जाइए कि साल में सालों भर मौसम समान नहीं रहते, कभी शीत ऋतु कभी। और इन दोनों ऋतुओं को आप देखिए तो शीत ऋतु वो समय है दोस्तों जब पौधे में वृद्धि बहुत कम होती है, ना के बराबर। या यूं कहिए कि कुछ पौधे में तो वृद्धि रुक जाती है शीत ऋतु में। जैसे अंगूर का बेल, अंगूर का बेल जो होता है शीत ऋतु में यानी ठंड के समय एकदम सुसुप्त अवस्था में चल जाएगा, आपको लगेगा सूख गया है। आने दीजिए बसंत ऋतु, और ये वो ऋतु है जिसमें पौधे में वृद्धि सबसे तेज होती है। यानी कि सालों भर मौसम एक समान नहीं रहने के कारण साल के कुछ महीने पौधे में काफी तेज वृद्धि होती है और साल के कुछ महीने में काफी धीमी गति होती है।
कभी तेज वृद्धि और कभी कम वृद्धि के कारण एक अस्पष्ट वलय का निर्माण हो जाता है पौधे के तनों में, और ये वलय एक साल में एक बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया है? वार्षिक वलय। और ये वार्षिक वलय कैम्बियम यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक के एक्टिविटी के कारण बनता है। तो सालों भर मौसम समान नहीं रहने के कारण सालों भर पौधे में वृद्धि भी एक समान नहीं होती है, कभी ज्यादा वृद्धि होती है पौधे में, कभी कम वृद्धि होती है। और इसे लेटरल मेरिस्टेमेटिक का जो एक्टिविटी है यानी कि मोटाई बढ़ाने का जो रेशियो है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। और इसी घटने बढ़ने के कारण पौधे के तना के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अर्थात मोटाई में एक अस्पष्ट वलय का निर्माण होता है, और ये वलय एक साल में एक बनते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? और चूंकि वार्षिक वलय वर्ष में कितने बनते हैं? एक बनते हैं, इसलिए इसको गण करके हम वृक्ष के आयु का भी पता लगा सकते हैं। अगर किसी पौधे में 10 वार्षिक वलय है तो उसका एज कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। किसी पौधे के तनों में 50 वार्षिक वलय है तो उसका एज कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। जितना वार्षिक वलय का मतलब होता है 1 वर्ष। तो वार्षिक वलय को गण कर हम पौधे के आयु का पता लगा सकते। क्यों? तो ये वलय 1 वर्ष में केवल एक बनते हैं। लेकिन दोस्तों ये वार्षिक वलय तभी बनेगा जब पौधे में असमान रूप से वृद्धि होगी। लेकिन अगर कहीं पर मौसम सालों भर बिल्कुल समान रहता है तो वहां पर वृद्धि भी सालों भर क्या होगी? और ऐसी स्थिति में पौधे में वार्षिक वलय नहीं बनेंगे। जैसे समुद्र के आसपास की जो जलवायु होती है वो सालों भर क्या होती है? और समुद्र के आसपास के वनस्पति को क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। तो हेलोफाइट्स वनस्पतियों में कोई वार्षिक वलय नहीं होती है, क्योंकि हेलोफाइट्स वनस्पतियां समुद्र के किनारे उगते हैं, और समुद्र के किनारे सालों भर मौसम क्या होता है? एक समान होता है। और सालों भर मौसम एक समान होने के कारण सालों भर वृद्धि भी एक समान होती है। और अगर सालों भर वृद्धि एक समान होगा, क्लियर हो गया? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो पौधा का उत्तक दोस्तों समाप्त हो गया है। पौधे के उत्तक और भी हैं, ऐसा नहीं कि जितना हम पढ़ाए उत्तक इतना ही है। पौधों का उत्तक का अध्ययन काफी विस्तृत है, लेकिन इतना पढ़ लेने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में, और किसी भी एग्जाम में मतलब एनडीए से लेकर सीडीएस तक के एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जनरल कंपटीशन में अगर साइंस का प्रश्न की बात करिए कि सबसे सुपर साइंस एनडीए सीडीएस, उसके बाद बिहार पुलिस में पूछा जाता है, तो वहां तक के प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत, और बाय चांस एक आध प्रश्न में भूल चूक से दिक्कत हो गया तो इतना कॉन्सेप्ट आपको मारे हैं कि पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। ऑप्शन छांट लीजिएगा आप। और वैसे भी समझ लीजिए इतना करवाने के बाद आपसे क्वेश्चन छूट रहा है तो समझ जाइए उसको बिहार में कोई नहीं बनाएगा, ठीक है? लेकिन रिवाइज होना बहुत जरूरी है। ये पीडीएफ ऑनलाइन में एक बड़ा चक्कर है। पीडीएफ आधा सवाल रहता है पीडीएफ। एक क्वेश्चन है कि हवा का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में हवा का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हवा का परिवहन श्वसन के लिए ना जरूरी है, तो श्वसन चैप्टर आने दीजिए, वहां पर हम पढ़ेंगे कि हवा का परिवहन कैसे होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पौधे में हवा का परिवहन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? आने दीजिए श्वसन वाले चैप्टर, उसको हम पढ़ेंगे। तो कहिए पौधे का उत्तक समाप्त करके अब हम जंतु पर आ जाते हैं जंतु पर। क्या बोले? वार्षिक वलय कैसे आसपास दिखाई पड़ते हैं? अब उसको गनेंगे, आप कैसे गनिएगा?
तो आपको कहने कि इसके लिए तो बोटनी पढ़ना पड़ता है। ये कॉलेज का विषय है दोस्तों, बैठिए, ठीक है। मतलब गन के वार्षिक बल का पता करेंगे। एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप कभी काटे होंगे तो आपको स्पष्ट रूप से वलय दिखाई पड़े होंगे, और नहीं तो अगर हम उसी फील्ड में उतरना चाहते हैं कि हम गनवे करेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों उसके लिए बोटनी से ऑनर्स करना पड़ेगा कम से कम, ठीक है, तभी ये काम संभव है ना। है तो दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिकली जो हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली उतारना थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि बायोलॉजी का जो 60% नॉलेज है ना वो लैब में जाकर मिलता है, ठीक है, तो वो तो यहां पर हो नहीं सकता है। आते हैं दोस्तों ह्यूमन बॉडी पर। एनिमल की जब बात हम करते हैं तो ह्यूमन बॉडी को ही मुख्य रूप से लेंगे क्योंकि यही परीक्षा का सिलेबस है। पौधों के उत्तक का बंटवारा जीव वैज्ञानिकों ने विभाजन क्षमता के आधार पर किया था, लेकिन जंतु या फिर मानव और जितने भी बहुकोशिकीय जंतु होते हैं सब में एक ही प्रकार के उत्तक होते हैं। यानी कि मानव में जो उत्तक है वो गाय भैंस में नहीं है, उसमें भी वही उत्तक है। सभी बहुकोशिकीय जीवों में लगभग जिसमें उत्तक है एक ही प्रकार के उत्तक होते हैं। तो पौधे के उत्तक बंटवारा करने का आधार वैज्ञानिकों ने विभाजन क्षमता को रखा था, लेकिन अगर जंतु या मानव शरीर की बात करिएगा इसके उत्तक को किस आधार पर बांटा गया है? कार्य के आधार पर बांटा गया है। मानव शरीर के उत्तकों को किस आधार पर बांटा गया है? कार्य के आधार पर बांटा गया है। और कार्य के आधार पर मानव के शरीर में या फिर जंतु में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उत्तक होता है। इपिथीलियम, हिंदी में क्या कहते हैं? उपकला उत्तक। दूसरा है कनेक्टिव, यानी कि क्या? संयोजी उत्तक। तीसरा है मस्कुलर, यानी कि पेशी उत्तक। और चौथा क्या है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। तो मानव के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक हैं? या मानव ही नहीं, बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। इपिथीलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। और इस उत्तक का बंटवारा किसके आधार पर हुआ है? कार्य के आधार पर हुआ है। और दोस्तों अगर मानव या फिर बहुकोशिकीय जीवों के उत्तक को जीव वैज्ञानिकों ने कार्य के आधार पर अगर बांटे हैं तो निश्चित ही सबके कार्य अलग अलग होंगे। अगर बंटवारा कार्य के आधार पर हुआ है तो निश्चित ही सबके कार्य क्या होंगे? अर्थात जो काम इपिथीलियम करता है क्या वही नर्वस करता है? नहीं। जो काम मस्कुलर करता है वो काम कनेक्टिव नहीं करेगा, जो काम कनेक्टिव करता है वो इपिथीलियम नहीं करेगा। यानी चारों उत्तक के कार्य अलग अलग हैं, किन्हीं के कार्य एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। और विस्तार में जाने से पहले इन उत्तकों के मुख्य कार्यों को आप जान जाइए, क्योंकि कार्य के आधार पर ही बांटा गया। तो अगर हम मुख्य कार्य की बात करते हैं तो इपिथीलियम उत्तक का मुख्य काम होता है हमारे अंगों को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। यानी जो काम पौधे में एपिडर्मिस निभा रहे थे वो काम हमारे शरीर में कौन निभा रहा है? इपिथीलियम निभा रहा है। तो इपिथीलियम का काम है सुरक्षा देना, और जो सुरक्षा देने का काम करते हैं उन्हें बॉडीगार्ड कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कौन सा उत्तक बॉडीगार्ड की भूमिका निभाता है?
इपिथेलियम कौन सा ऊतक बॉडीगार्ड की भूमिका निभाता है? इपिथेलियम। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि सुरक्षा देने का कार्य अगर किया जाएगा तो आगे में रहकर किया जाएगा। बॉडीगार्ड कहेगा कि हम पीछे पीछे आएंगे, आप चलिए, तो पता चला कि पहले थप्पड़ चला था, बीच में फटक्का फूटा है क्या? ये तो स्थिति तब है कि न आगे न पीछे, चारों तरफ होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि अगर सुरक्षा देने है तो बाहर में रहना पड़ेगा, आगे में रहना पड़ेगा। इपिथेलियम ऊतक अगर ये सुरक्षा देने का काम करता है तो इसे भी बाहर में रहना पड़ेगा, आगे में रहना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी अंग क्यों ना हो, उसका बाहरी परत कौन ऊतक तैयार करता है? और अगर बाहरी का बात करिएगा तो हमारे शरीर का, मानव के शरीर का सबसे बाहरी अंग त्वचा है, जो सबसे बड़ा भी है। और अगर मानव के शरीर का सबसे बड़ा सुरक्षात्मक अंग कौन है तो उसमें त्वचा का नाम आएगा। अंदाज लगाइए, अगर त्वचा गायब हो जाए तो बाहर निकल नहीं पाइएगा। सुंदरता को थोड़ा नेगलेक्ट कर दीजिएगा, बाहरी इफेक्ट इतना पड़ेगा। वैसे त्वचा को निकालेगा आदमी मर जाएगा तुरंत, जिंदा रहेगा कि नहीं? लेकिन सोचिए कि त्वचा निकालने के बाद भी अगर व्यक्ति जिंदा है तो उसकी स्थिति क्या होगी? उसके सारे अंग जो है सेंसिटिव हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सुरक्षात्मक परत निकल चुका है। तो इपिथेलियम सुरक्षा देने का काम करते हैं, और ये इपिथेलियम वो ऊतक है जो हमारे शरीर के सभी अंगों के ऊपरी परत में रहते हैं। पूरा का पूरा त्वचा का निर्माण किस ऊतक से हुआ है? कोई भी अंग है, चाहे वो किडनी है, लीवर है, कोई भी अंग है, उसका ऊपर वाला लेयर कौन ऊतक तैयार करेगा ताकि उसे सुरक्षा मिल सके बाहर से? तो इसका काम क्या है? सुरक्षा देना। अब ये इसका काम, इसका नाम से ही काम स्पष्ट हो रहा है दोस्तों। इसका नाम ये कनेक्टिव, क्या नाम है इसका? कनेक्टिव नाम है। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कलेक्टिव क्या मतलब होता है? जोड़ना होता है। एक बात तो क्लियर है कि हमारे सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी अंग एक दूसरे से अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं जी। सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेट है। और अगर जुड़ा नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होता, नहीं होता जी? मान लीजिए कि सभी अंग एक दूसरे से अलग होते तो सबसे विकट समस्या तब होती जब एक्सीडेंट होता किसी का ना। पता चलता कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, लीवर जगह पर है, किडनी 2 फीट आगे है, और छोटी आंत लेकर 3 व्यक्ति फरार हो चुके। क्या ऐसा नहीं सुनने को मिलता? सब अंग अलग अलग है, कौन दिक्कत, इधर उधर हो गया सब। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी अंग एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जुड़े हुए, तो जोड़ने वाला इकाई कोई होगा कि नहीं होगा? कनेक्टिव टिश्यू। आप 2 कनेक्टिव टिश्यू का नाम जानते होंगे, टेंडन और लिगामेंट का। 2 सबसे सामान्य कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन और लिगामेंट। तो इसका काम क्या है? अंगों को जोड़ना, अंगों को जोड़ना। अब मस्कुलर टिश्यू का काम है जीवों को गति प्रदान करना। जीवों को क्या करना? गति प्रदान। हम जो चल फिर पा रहे हैं, हमारा हाथ मूवमेंट कर रहा है, पैर मूवमेंट कर रहा है, गला मूवमेंट कर रहा है, ये किसके बदौलत? पेशी ऊतक बन रहा कि मस्तिष्क बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला अंग है जो सब कुछ को कंट्रोल करता है, लेकिन उस पर हम अभी नहीं जा रहे। पेशी ऊतक का काम है गति प्रदान करना। पेशी ऊतक जीवों के शरीर या फिर मानव के शरीर का एक ऐसा ऊतक है, पेशी ऊतक, जिसके कोशिकाएं फैल सकती है, सिकुड़ सकती है, फैल सकती है, सिकुड़ सकती है। किसका? कोशिका।
उपकला या संयोजी के कोशिकाओं के बीच ऐसा गुण नहीं है। इसका उत्तक रबर जिस तरह फैल कर सिकुड़ जाता है जी, उसी तरह का गुण किसके कोशिकाओं में? पेशी कोशिकाओं में। और ये फैल कर सिकुड़ कर जीवों के शरीर को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। और इसका काम है संवेदनाओं का संवहन परिवहन कर। तंत्रिका उत्तक का काम क्या है दोस्तों? संवेदना का चालन करना यानी ट्रांसफर करना। और संवेदना का चालन कहां से कहां करना? अंग से किस पर? मस्तिष्क पर, और मस्तिष्क से अंग पर। आप जानते हैं कि मस्तिष्क और अंग और मस्तिष्क के बीच लगातार सूचनाओं का प्रवाह होते रहता है। मस्तिष्क और अंग से मस्तिष्क के बीच लगातार सूचनाओं या संवेदनाओं का परिवहन होते रहता है। और मस्तिष्क के द्वारा लिए गए एक्शन का परिवहन पुनः अंग तक होते रहता है। ये जो संवेदनाओं को अंग से लेकर मस्तिष्क तक जाते हैं, मस्तिष्क से लेकर मस्तिष्क के द्वारा लिया गया एक्शन अंग तक जो आते हैं, वो किस ऊतक के द्वारा आता है? तो मानव या बहुकोश के सजीवों के शरीर को बंटवारा जो किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? कार्य के आधार पर किया गया है। और कार्य के आधार पर जीवों के शरीर में कितने प्रकार को, किस ऊतक का काम सुरक्षा देना है? कौन से ऊतक अंगों को जोड़ने का काम करते हैं? कौन सा ऊतक गति प्रदान करते हैं? कौन सा ऊतक संवेदना चालन का काम करते हैं? क्लियर हो गया? अब आ जाइए इपिथीलियम पर। इपिथीलियम पर कोई दिक्कत नहीं, इपिथीलियम पर आ जाते हैं। इपिथीलियम एक तो आप जानिए कि ये सुरक्षा देने वाला ऊतक है। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि एपिथेलियम ऊतक यह मुख्य रूप से रहते कहां है? तो अंगों के ऊपरी परत पर, अंगों के ऊपरी परत पर रहते हैं। और यह ऊतक की एक और खास विशेषता है कि ये न सिर्फ अंगों के ऊपरी परत पर रहकर अंगों को सुरक्षा देने का काम करते हैं, बल्कि यह मदद करते हैं किसमें? विसरण में, यानी कि डिफ्यूजन में। ये ऊतक अंगों को मदद करते हैं किसमें? सेक्रेशन करने में, श्रवण करने में। सेक्रेशन मतलब कोई चीज को निर्माण करके बाहर निकालना। ये विसरण में मदद करते हैं, श्रवण में मदद करते हैं, और किसमें मदद करते हैं? अवशोषण में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ठीक है। तो इपिथेलियम ऊतक का मुख्य काम हमारे अंगों को सुरक्षा देना होता है। यह ऊतक सभी अंगों के ऊपरी परत पर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावे यह ऊतक अंगों को किसी पदार्थ का विसरण कराने में, किसी पदार्थ का सेक्रेशन कराने में और किसी पदार्थ का अवशोषण कराने में भी मदद करता है। हमारे अंगों के विभिन्न भागों में कुछ ना कुछ पदार्थ विसरण होते रहता है। जैसे फेफड़ा के वायु कोश में हवा का विसरण होता है, किस ऊतक के द्वारा? जैसे अमाशय में HCl का स्राव होता है, उस अमाशय के अंदर में कौन ऊतक होगा? छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? तो छोटी आंत के भीतरी परत में भी कौन ऊतक है? जहां पर यह कार्य हो रहा है, समझ जाइए वहां पर कौन ऊतक है? इपिथेलियम। और ध्यान रखिएगा एक बात कि एक ही आकार और आकृति के कोशिकाएं ऊतक बनाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करें।
अंगों का निर्माण हमेशा विभिन्न विभिन्न ऊतकों से मिलकर ही होता है और अंगों का निर्माण मुख्य रूप से जंतुओं में होता है, पौधों में कोई निश्चित अंग नहीं होते। रखना है और कि इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। ऑनलाइन वाले को कोई दिक्कत होगा तो बाद में कमेंट करिएगा, जब तक पढ़ाई चल रहा है तब तक कमेंट करने में उतना समय लगता है, हमको तो लगता है कैसे कमेंट करता है। कमेंट जब करेगा तो पढ़ेगा है। सबका प्रश्न लेंगे, वैसे हम इस तरह चलते हैं कि कभी किसी को दिक्कत ना हो। दिक्कत होगा ऑनलाइन वाले को, क्या दिक्कत है, वीडियो पर आ रहेगा फिर से देखेंगे, तो कमेंट बाद में कीजिएगा। वैसे हम भी कमेंट देखते हैं, जानते 10 सेकंड 15 सेकंड बर्बाद हो जाता है। तो 3 बात यहां पर ध्यान रखिए कि एपिथेलियम ऊतक कहां पाए जाते हैं। किसी एक अंग नहीं, सभी अंग। त्वचा तो केवल एक ही ऊतक से बना हुआ, कौन, एपिथेलियम। एपिथेलियम अंगों को सुरक्षा देने के अलावे अंगों को किस कार्य में मदद करते हैं। उसके बाद एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी, वैसे भी जो सुरक्षा देने का काम करेगा उसमें स्पेस रहेगा, तो उससे घुस सकता है, कोई गड़बड़ी फैला सकता है। तो सुरक्षा देने का काम करना है तो सारे स्पेस को बंद करना पड़ेगा। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि एपिथेलियम में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और होता भी नहीं है। अब आइए एपिथेलियम ऊतक के प्रकार कितने होते हैं वो देखते हैं। एपिथेलियम ऊतक का प्रकार, स्क्वैमस, पहला कौन है, स्क्वैमस। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, व्यवस्था ऐसा कि 10 सेकंड के अंदर लाइन आएगा। पहला एपिथेलियम कौन है, स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम को अगर देखिएगा, बैठिए बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे क्या हुआ, बैठ जाइए बैठ जाइए, आग लग गया। अच्छा पंखा, अच्छा हमको तो लगा कि कुछ। बैठिए दोस्तों, बैठिए बैठिए बैठिए। पंखा नहीं चल रहा है, क्या बोल रहा है? पंखा गिर रहा था। हल्ला, 1 मिनट, क्या हो रहा? अच्छा अच्छा, जो भी है उसको तुरंत ठीक करिए, तुरंत। चलिए हल्ला हल्ला मत करिए, हल्ला करिएगा दिमाग अलबला जाता है। बैठिए, आइए, जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों सॉल्व हो गया ना।
अरे लगता है क्लास बंद करना पड़ेगा। चलिए आते हैं सल्की उपकला पर। इपिथीलियम का पहला टाइप क्या है? सल्की। अगर सल्की उपकला उत्तक के कोशिकाओं को आप देखिए तो सल्की उपकला उत्तक का जो कोशिकाएं होता है ठीक ईंट के समान होता है। किसके समान? दीवार पर लगा हुआ ईंट देखे हैं, एकदम उसी की तरह होता है, एकदम उसी की तरह, इस तरह दिखता है, इसी तरह दीवार में ईंट इसी तरह लगे होते हैं। तो अगर क्या हुआ, हल्ला करिएगा तब नहीं हो पाएगा, आराम से बैठिए। तो सल्की उपकला उत्तक जो है दोस्तों, इनके कोशिकाओं के आकार को देखिए तो इनका कोशिकाएं ठीक उसी तरह होते हैं जैसे दीवार में लगे ईंट होते हैं, जैसे दीवार में लगे ईंट होते हैं। अब इसके कोशिकाएं इस तरह होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह है कि सल्की उपकला उत्तक को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनके कोशिकाएं कुछ इस तरह हमें माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे। तो सल्की उपकला उत्तक के कोशिकाएं चपटी होती है और ठीक या उसी तरह दिखाई देते हैं जैसे दीवारों में लगे ईंट दिखाई पड़ते हैं। इनके केंद्रक भी चपटे चपटे होते हैं। इन सल्की उपकला उत्तक के कोशिकाओं के केंद्रक भी क्या होते हैं? चपटे चपटे होते हैं। क्या होते हैं? चपटे चपटे होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये उत्तक कहां कहां होते हैं? ये उत्तक कहां कहां होते हैं? तो पूरे के पूरे त्वचा का निर्माण इपिथीलियम से हुआ है। और किस इपिथीलियम से हुआ है? सल्की से हुआ है, स्क्वैमस से हुआ है। उसके बाद जिह्वा का निर्माण किस उपकला उत्तक से हुआ है? तो सल्की से। जिह्वा यानी कि टोंग्यू का जो निर्माण हुआ है वह भी किस उत्तक से हुआ है? सल्की उपकला उत्तक से हुआ है। उसके बाद यह उत्तक कहां पाए जाते हैं? ये उत्तक आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। उसके बाद यह उत्तक जो है कहां पाए जाते हैं? यह उत्तक जो है कहां पाए जाते हैं? तो यह उत्तक जो है आपको ब्लड रक्त वाहिनी में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद ये फेफड़ा के वायुकोश में पाए जाते हैं। फेफड़ा के वायुकोश, वायुकोश को इंग्लिश में एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तो सल्की उपकला उत्तक का कोशिकाओं का आकृति कुछ इस तरह होता है माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। इस सल्की उपकला उत्तक के कोशिकाएं ईंटों के समान, दीवार में लगे ईंटों के समान दिखाई पड़ते हैं। और इस उपकला उत्तक के बारे में अगर बात करिएगा, स्क्वैमस इपिथीलियम के बारे में अगर बात कीजिएगा तो ये हमारे त्वचा में है। पूरा का पूरा त्वचा केवल इसी इपिथीलियम से बना हुआ है। त्वचा के निर्माण में कोई अन्य इपिथीलियम उत्तक भाग नहीं लिया है। केवल कौन भाग लिया है? यह उत्तक से जिह्वा बना हुआ है, यह उत्तक से आहार नाल बना हुआ है, यह उत्तक रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल जिस नली से होकर ब्लड बहता है, और फेफड़े का वायु कोश, फेफड़े का, इन सभी भागों में कौन इपिथीलियम है? स्क्वैमस। यह स्क्वैमस सुरक्षा देने का काम तो करता ही करता है, उसके अलावे यह किसमें मदद करता है? विसरण में मदद करता है। किसमें मदद करता है? डिफ्यूजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? जहां जहां पर विसरण का काम हो रहा है, समझ जाइए वहां पर कौन इपिथीलियम होगा। आपको बताए थे ना कि इपिथीलियम 3 कार्यों में, विसरण में, सेक्रेशन में, अवशोषण में मदद करता है। तो विसरण संपन्न कराने वाला इपिथीलियम कौन है? स्क्वैमस है। विसरण संपन्न कराने वाला इपिथीलियम कौन है? स्क्वैमस। और एक बात और जानना है दोस्तों कि स्क्वैमस एपिथेलियम में एक ऐसी खास विशेषता है कि वो खास विशेषता अन्य किसी भी एपिथेलियम में नहीं है।
समझे कि नहीं समझे? सल्की इपिथीलियम में एक ऐसी खास विशेषता है जो किसी भी अन्य इपिथीलियम में नहीं है। अब वो खास विशेषता क्या है? लेयर बनाने का गुण। क्या बनाने का? स्क्वेमस इपिथीलियम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर बना सकता है। आप देखे होंगे हमारा त्वचा कहीं पर मोटा है, कहीं पर पतला है। मानव का त्वचा तलवे पर सबसे ज्यादा मोटा और आंखों के पलक पर सबसे पतला होता है। मानव का त्वचा तलवों पर सबसे मोटा, आंखों के पलक पर सबसे पतला होता है। त्वचा कहीं पर मोटा है, कहीं पर पतला है। ऐसा क्या गुण है इसमें? ऐसा ये गुण है कि पूरा का त्वचा स्क्वेमस से बना हुआ है, और स्क्वेमस एक ऐसा एपिथेलियम है जो एक के ऊपर एक चढ़कर लेयर बना सकता है। इसीलिए हमारा त्वचा जरूरत के हिसाब से कहीं पर मोटा है तो कहीं पर क्या है। अगर त्वचा का निर्माण कोई अन्य एपिथेलियम से होता दोस्तों, तो यकीन मानिए त्वचा की साइज हर जगह बिल्कुल क्या होती? एक समान होता। हर जगह बिल्कुल क्या होता? एक समान। तो स्क्वेमस समझ गए। विसरण को संपन्न कराने वाली एपिथेलियम कौन है? जिह्वा का निर्माण करने वाला एपिथेलियम कौन है? पूरा का पूरा त्वचा किससे बना हुआ है? स्क्वेमस एपिथेलियम से। रक्त वाहिनी और फेफड़ों के वायु कोश में, रक्त वाहिनी फेफड़ों के वायु कोश में विसरण को संपन्न कराने वाला एपिथेलियम कौन है? स्क्वेमस। पहला टाइप क्लियर। अब दूसरा टाइप पर आइए। 4 टाइप के हैं एपिथेलियम कुल। दूसरा है कोलुमनर एपिथेलियम। इसका हिंदी नाम क्या है? स्तंभाकार। स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम का नाम स्तंभाकार या कोलुमनर इसलिए पड़ा दोस्तों कि इनके जो कोशिकाएं होते हैं ना, लंबे लंबे स्तंभ के समान होते हैं। लंबे लंबे स्तंभ के। अगर इस कोलुमनर एपिथेलियम के कोशिकाओं को देखिएगा माइक्रोस्कोप से, ये लंबे लंबे स्तंभ के समान खड़े नजर आते हैं। लंबे लंबे स्तंभ के खड़े नजर आते हैं। और इस कोलुमनर एपिथेलियम की खास बात है दोस्तों कि इस उत्तक के कोशिकाओं में एकदम ऊपर में पतले 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 फाइबर के समान स्ट्रक्चर लगे होते हैं। सबके उत्तक के कोशिकाओं के ऊपरी भाग में पतले 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 किसके समान? फाइबर के समान स्ट्रक्चर लगे होते हैं। ये जो पतले पतले फाइबर के समान स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, ठीक है, पतले पतले फाइबर के समान जो ये स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। हिंदी में कहते हैं रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्तंभाकार एपिथेलियम या कोलुमनर एपिथेलियम के सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। रसांकुर किसी अन्य एपिथेलियम में उपस्थित नहीं है। और यह एपिथेलियम हमारे आहार नाल में पाए जाते हैं। यह एपिथेलियम कहां पाए जाते हैं? आहार नाल संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम वाला एरिया को ही क्या कहते हैं। और दोस्तों ये कोलुमनर एपिथेलियम आहार नाल के उन भागों में पाए जाते हैं जहां काम होता है सेक्रेशन का। जहां काम किसका होता है? सेक्रेशन का होता है, श्रवण का होता है। यह जहां काम होता है एब्जॉर्प्शन का होता है। किसका होता है? यानी कि अवशोषण का काम होता है। विसरण करवाने वाला स्क्वेमस, सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन कराने वाला कोलुमनर। लेकिन कोलुमनर आहार नाल के अतिरिक्त किसी अन्य भागों में मौजूद ये कोलुमनर एपिथेलियम केवल कहां है? और आहार नाल के उन भागों में है जहां कुछ ना कुछ अवशोषण होता है, जहां कुछ ना कुछ सेक्रेशन होता है।
जैसे आप पढ़े होंगे अमाशय के दीवारों से गैस्ट्रिक ग्रंथि से HCl का स्राव होता है। तो अमाशय का भीतरी दीवार किस इपिथीलियम से बनेगा? स्तंभाकार से बनेगा, कोलुमनर से बनेगा। आप जानते हैं कि छोटी आंत पचे हुए भोजन का क्या करता है? छोटी आंत पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा करता है? और ये माइक्रोविलाई वाला ऊतक कौन होता है? अर्थात अमाशय का भीतरी दीवार, छोटी आंत का भीतरी दीवार, ये सब किससे बना होता है? क्लियर है? समझ गए? अब तीसरा इपिथेलियम पर आता है। कुबाइडल, घना। अब दोस्तों घनाकार तो बताने का जरूरत नहीं कि इसका कोशिका कैसा होगा। आप समझ ही लिए कि इसके कोशिका का आकृति किसके समान होता है? घन के समान होता है। किसके समान होता है? घन के समान होता है। किसके समान होता है? घन के समान होता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? घनाकार। और यह घनाकार इपिथीलियम जो है ये हमारे शरीर में ग्रंथि का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ग्रंथि का निर्माण करती है। और ग्रंथि का भी निर्माण केवल उन ग्रंथियों का जो त्वचा के ऊपरी परत, त्वचा के और त्वचा के भीतरी परत, त्वचा के ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है इंग्लिश में, और त्वचा के भीतरी परत को क्या कहा जाता है? डर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो त्वचा के ऊपरी परत और त्वचा के भीतरी परत में कई सारे ग्रंथियां होती है। उन सभी ग्रंथियों का निर्माण किस एपिथेलियम से होता है? कुबाइडल से होता है। कुबाइडल ग्रंथियां बनाने वाला क्या नाम है? ऊतक है। कुबाइडल जो है ग्रंथियां बनाने वाला ऊतक है। लेकिन ये नहीं, एक होता अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें हार्मोन का निर्माण होता है। उन ग्रंथियों का निर्माण इससे नहीं होता है। इस घनाकार एपिथेलियम से, कुबाइडल एपिथेलियम से केवल वो ग्रंथियां बनते हैं जो त्वचा के ऊपरी और त्वचा के भीतरी परत में होते हैं। प्रमुख ग्रंथि हम नोट में दिए हुए, एक बार नजर दौड़ाइए तो उस पर। क्या हुआ? डीमो चलिए रहा है। अब बंद कर दीजिए। कितना दिन चलेगा? हाँ, अगले क्लास बंद कीजिए। बफरिंग कहाँ कर रहा है दोस्तों? एकदम चल रहा है, हमारे सामने चल रहा है क्लास। क्लियर हो गया दोस्तों? देख लिए घनाकार एपिथेलियम से कौन कौन से ऊतक का निर्माण हुआ, देख लिए ना। मिस्टेक से ये नहीं कह दीजिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी इसी से बना हुआ है। अंतःस्रावी ग्रंथि इससे नहीं बना हुआ है। ये केवल उन ग्रंथियों का निर्माण करता है जो त्वचा के ऊपरी परत पर है, त्वचा के। तो 3 एपिथेलियम समझ गए ना? स्क्वेमस, कोलुमनर और कुबाइडल। स्क्वेमस का काम था विसरण करवाना, और स्क्वेमस सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि त्वचा का निर्माण किससे हुआ था? स्क्वेमस से होगा। उसके बाद कोलुमनर का काम था आहार नाल के विभिन्न भागों में सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करवाना। कुबाइडल का काम था ग्रंथि का निर्माण करवाना। और कुबाइडल ना सिर्फ ग्रंथि बनाते हैं, ग्रंथि का मतलब होता है कुछ ना कुछ चीज का बनना और बाहर निकलना। तो ये ग्रंथि का निर्माण कराकर ग्रंथि में निर्मित पदार्थ को बाहर सेक्रेट करने में भी मदद करते हैं। यानी कोलुमनर के तरह घनाकार एपिथेलियम भी सेक्रेशन करवाता है।
और चौथा टाइप पर आइए दोस्तों, चौथा है सीलिएटेड पक्षांबी इपिथीलियम। सीलिएटेड यह एक तरह से कुलुमनर के तरह ही दिखता है। यह इपिथीलियम जो है एक तरह से किसके समान दिखता है? कुलुमनर के तरह ही दिखता है, कुलुमनर के तरह। ठीक है, यह इपिथीलियम जो है एक तरह से किसके द्वारा दिखता है दोस्तों? कुलुमनर के द्वारा ही दिखता है। किसके द्वारा दिखता है? लेकिन इसका बात होता है दोस्तों, इसका बात यह होता है कि इसमें जो है बड़े बड़े इस तरह से निकले होते हैं फाइबर के समान। ठीक है, बड़े बड़े इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और इसमें जो फाइबर के समान स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है, इसमें जो फाइबर के समान दोस्तों स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इस फाइबर के समान स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सीलिया कहते हैं। और ये ध्यान दीजिए, नीचा में रहता है उसको माइक्रोविलाई कहते हैं, ये ऊपर में है इसको क्या कहते हैं? तो इस सीलिएटेड का नाम सीलिएटेड इसीलिए पड़ा कि इस उत्तक के ऊपरी भाग में सीलिया लगे होते हैं फाइबर, जैसे बरस में नहीं फाइबर वाला लगे होते, ठीक उसी तरह। और ये सीलिया ऐसे ऐसे होते रहते हमेशा, ऐसे ऐसे। इससे क्या होता है कि ये सीलिएटेड इपिथीलियम जो है, सीलिएटेड इपिथीलियम जो है, ये उन भागों में पाया जाता है जहां कुछ ना कुछ परिवहन का कार्य हो रहा हो, जहां कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नली के अंदर यह नहीं है, क्योंकि रक्त जो परिवहन होता है वो प्रेशर के द्वारा होता है, वो सीलिया के द्वारा नहीं होता। तो ये ऐसा नहीं कि ये सीलिएटेड उन भागों में है जहां कुछ ना कुछ परिवहन होता है। लेकिन आप ये मत याद रख लीजिएगा कि ब्लड वेसल्स में ब्लड का परिवहन होता है तो वहां पर ये नहीं। ब्लड वेसल्स रक्त नली में रक्त का परिवहन हृदय के द्वारा लगाए गए दाब के कारण होता है, न कि सीलिया के कारण। ये श्वसन नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया में पाया जाता है। ट्रेकिया में आता है हवा आता है, सीलिया अपने उसको अपने परिवहन के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा आगे ठेल देता है। अगर इधर निकलने वाला है सीलिया अपने आगे ठेल देगा। यानी सीलिएटेड इपिथीलियम उन भागों में पाया जाता है जहां पर कुछ ना कुछ क्या होता है? परिवहन का काम होता है। और इस ऊतक के पास सीलिया है जिसमें गति के द्वारा या किसी भी चीज को परिवहन कराने में क्या करते हैं? संपन्न कराते। तो इपिथीलियम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4। स्क्वेमस इपिथीलियम, कुलुमनर इपिथीलियम और कुबाइडल। क्लियर है? तो यहीं पर स्टॉप मार दें। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल और परसों रोशन सर का क्लास होगा और इस शनिवार से हमारा क्लास शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को थोड़ा हम टेस्ट लेते हैं इंडियन इकोनॉमी का, इसलिए हम आप लोग का क्लास ले नहीं पाते हैं। तो इस शनिवार से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्लास सोमवार से शनिवार तक चलेगा, क्योंकि शनिवार को हम फ्री है तो पढ़ा ही देना है, क्योंकि सिलेबस जल्दी खत्म भी करना है, क्योंकि फिर नया बैच भी देना होता है। तो मिलते हैं दोस्तों, हम आपसे पुनः शनिवार को मिलेंगे। 2 दिन रोशन सर का क्लास चलेगा। क्या चल रहा है? पोल्ट्री चलेगा। अब बोलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों कि अब क्या प्रॉब्लम है? अब आपके एक एक सवालों का हम जवाब देंगे। चलिए, एक के जग्गू, अंकित कुमार शर्मा, बोलिए ऑनलाइन वाले क्या प्रॉब्लम है? दूसरा क्लास था टिश्यू का, क्या दिक्कत रह गया?
चलिए पूजा यादव, श्याम सुंदर कुमार, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। डीमो खत्म कर देते हैं। हाँ बिल्कुल डीमो खत्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फी भी बहुत कम है। हमको नहीं लगता है किसी को फी देने में दिक्कत होगा। अच्छा डीमो कराएगा, अभी बंद नहीं कीजिए, तो एक क्लास और डीमो चलने दीजिए। क्या टेस्ट कब होगा? टेस्ट कब होगा? कौन टेस्ट हो रहा है? और क्लास टेस्ट दोस्तों सोमवार से शुक्रवार चलता है। आप कोचिंग के मोबाइल पर फोन करके पूछ लीजिएगा कि टेस्ट कब चलता है। टेस्ट लगातार चलता है, सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन चलता है, लेकिन फ्री में टेस्ट नहीं चलता है, उसका फी है जो अलग से देना पड़ता है दोस्तों। चलिए नेहा मेहता सही बात बोल रहे हैं। चलिए कमेंट देख रहे हैं दोस्तों। गौतम कुमार, क्या मनस में टोपचा पर छीटे छीटे होता? गौतम कुमार थोड़ा हिंदी में बोलिए, तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या लिखे हैं। दोस्तों आराम से निकलना है, क्योंकि आपका घर वहीं पर है जहां पर छोड़कर आए थे। घर एक कदम भी आगे पीछे नहीं हुआ है, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है। और आप राजधानी में रहते हैं, छपरा बेगूसराय में नहीं कि डर लगेगा। वैसे हर जिला अब पूरी तरह से सुरक्षित है, तो डरना नहीं है। चलिए धर्मेंद्र कुमार, अब बायोलॉजी स्पीड हो जाएगा, सप्ताह में 3 दिन होगा। चलिए राहुल कुमार, नहीं क्लास अभी लॉक नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए। कितना टाइम लगेगा बायोलॉजी खत्म होने में? 3 महीना तो लग ही जाएगा दोस्तों। चलिए रिचा आर्या, निखिल, विसरण परासरण ठीक से नहीं क्लियर हुआ है, एक बार पुनः वीडियो को देखिए ना आप। वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार पुनः देखिए। हम तो अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं समझाने का। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास शनिवार।